नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। न्यूज एट 10 में अगले 1 घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ड्रग्स, आतंकवाद और गैंगस्टर गठजोड़ मामले को लेकर एनआईए कर रहा है कार्रवाई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया रेस में आगे, बैठकों का दौर जारी। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की सिडनी में प्रस्तावित क्वाड की बैठक। बाइडेन की ओर से ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द किए जाने के बाद लिया फैसला। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, इस सप्ताह के अंत में जापान में G7 में मिलेंगे क्वाड राष्ट्रों के नेता। ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई संपन्न। दोनों पक्षों ने रणनीतिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल संपर्क और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव 2023 में इंडिया पेविलियन का करेंगे उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। कल जॉनी डेप की ऐतिहासिक फिल्म जियान डू बैरी के प्रीमियर के साथ हुआ महोत्सव का आगाज। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में हो सकती है देरी। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ 4 जून से मानसून की शुरुआत होने की है संभावना। और आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली और पंजाब एक दूसरे के होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब को हर हाल में चाहिए जीत। सबसे पहले बात एनआईए रेड्स की। पूरे देश में गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ पर एक बड़ी कार्रवाई में 6 राज्यों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एनआईए की छापेमारी चल रही है। और नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, आपसे और जानकारी इस वक्त चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। इस वक्त 100 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी जारी है। 22 जगह है जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। 6 राज्य है जहां पर लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। सबसे ज्यादा करीब 70 लोकेशन है जहां पर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। मोंगा से एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है और हिरासत में लेके एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आरोप उस पर यह है कि गैंगस्टरों के साथ उसका लिंक है और आतंकवादी संगठनों के भी वो व्यक्ति टच में था और कुछ समय पहले ही जेल से छूटा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि जिस तरीके से ड्रग की सप्लाई हो रही है यहाँ पर इंडिया के अंदर, खासतौर से पंजाब बॉर्डर से, तो उसमें जो गैंगस्टर है वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और तस्करी में गैंगस्टरों की भूमिका सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि जो एनआईए है वो गैंगस्टर और इसके अलावा जो आतंकवादियों का जो गठजोड़ है उसको तोड़ने के लिए ये लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी, कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। आपको बता दें कि 2022 में एनआईए ने 3 एफआईआर दर्ज करी थी इस आतंकवादी टेरर और इसके अलावा जो गैंगस्टर है उसके गठजोड़ को लेकर कि किस तरह से देश के अंदर जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई की जा रही है। अत्याधुनिक हथियार आतंकवादियों के द्वारा इन गैंगस्टरों को मुहैया कराए जा रहे हैं। जो पैसा ड्रग्स का है वो आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाने में गैंगस्टरों की भूमिका काफी बड़ी है।
तो यही कारण है कि एक साथ 122 लोकेशन पर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जगह लोकेशन है छापेमारी की वो पंजाब में है, करीब करीब 70 जगह। बिल्कुल, एक तरह का सिंडिकेट यहाँ पर चलता है। किस तरह से हम बात करें ड्रग माफिया की, गैंगस्टर और फिर ये जो टेरर फंडिंग के ये जो पूरे मामले हैं, इसको लेकर जो नेक्सस है उस पर यहाँ पर करारी चोट एनआईए की कोशिश यहाँ पर है। नीरज, साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही थी कि ये जो पूरे एनआईए की ये जो छापेमारी करी जा रही है, जो तमाम जो सस्पेक्ट्स है, जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके जो तार हैं वो देश के बाहर के लोकेशन, हम बात करें कैनेडा या बात करें पाकिस्तान, इन जगहों से भी जुड़े होने के आसार हैं। देखिए, बिल्कुल जुड़े हुए। आप देखें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, ये देश के बाहर ही गैंग के ज्यादातर जो लोग हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जरूर लॉरेंस बिश्नोई भारत के अंदर अभी जेल में है, लेकिन इसके जो दोस्त हैं और इसके अलावा तो इनके लिए काम करने वाले जो अपराधी हैं वो कनाडा में सक्रिय है, देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। यही कारण है कि आप देखें कि 6 राज्यों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पंजाब शामिल है, हरियाणा शामिल है, दिल्ली शामिल है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और ये जो आतंकवादी है, निश्चित तौर पर ये खाड़ी देशों में इन लोगों से मुलाकात करते हैं, वहां इन लोगों के बीच में बातचीत होती है और जो गैंगस्टर है उनको हथियार और पैसा ये जो आतंकवादी है वो सौंपते हैं और उसके एवज में यहाँ पर काम कराते हैं। आप देखें किस तरह से पंजाब के अंदर जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश ये लगातार गैंगस्टर कर रहा है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उन पर अपना दबदबा बनवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पहलवान है सुशील कुमार, वो इस समय तिहाड़ जेल में है और किस तरीके से दूसरे पहलवान की हत्या की गई। आप देखें सिद्धू मूसेवाला को जिस तरीके से मारा गया, लॉरेंस बिश्नोई इस बात को स्वीकार करता है कि उसके साथियों ने मारा। तो ये एक बड़ा गठजोड़ है और आतंकवादी इसमें पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है हथियार के द्वारा और पैसे के द्वारा। और आतंकवादी ये चाहते हैं कि उनका जो ड्रग्स है उसको भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में उसकी सप्लाई की जाए और उसका पैसा आतंकवादियों तक पहुंचाया जाए। यही कारण है कि एनआईए इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि ये आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती देश के अंदर बन सकते हैं। बिल्कुल नीरज, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, फरवरी के आसपास भी वहां पर इन 3 राज्यों में तमाम जगहों पर छापेमारी हुई थी, चार्जशीट भी फाइल की गई थी एनआईए की ओर से, जो ये पूरा जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो नेक्सस बनता आ रहा है, कहीं ना कहीं बीच में जो उग्रवी जो खालिस्तान मूवमेंट था उसको लेकर भी यहाँ पर चोट हो सकती है क्या? कुछ नाम सामने आ रहे हैं, किस तरह से इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर है? देखिए, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है, उसके गैंग से जुड़े लोग हैं, इसके अलावा गोल्डी बरार उसके गैंग से जुड़े लोग हैं, इसके अलावा मामबिया उसके गैंग से जुड़े लोग हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको जिक्र किया था कि अभी मोगा में एनआईए की टीम पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एनआईए अभी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन उससे पूछताछ अभी भी लगातार चल रही है। खालिस्तान सपोर्टर तमाम लोग हैं इस गैंग में शामिल हैं, खासतौर से गैंगस्टरों के गैंग में, तो उन पर भी जो शिकंजा है वो एनआईए का है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं देश की जो हमारी सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। हमारी देश के अंदर जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए एक बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। तो उन पर ये एनआईए की चोटें 3 FIR पिछले साल बाद लगातार एनआईए के खिलाफ कार्रवाई करना। इससे पहले भी कई बार गैंगस्टरों के और आतंकवादियों के गठजोड़ को लेकर एनआईए ने कार्रवाई की है और इस बार भी एनआईए उसी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई देश के 6 राज्यों में यहाँ पर 100 से ज्यादा ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। किस तरह से जो गैंगस्टर्स और टेरर फंडिंग और आतंकवाद का जो एक नेक्सस है उस पर यहाँ पर करारा प्रहार करती नजर आ रही है एनआईए। किस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ इस पर गिरफ्तारी भी हुई है, इस पूरे मसले पर आपको आगे भी हम अपडेट
अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर बात करते हैं न्यूज़ एट 10 में कर्नाटक की। जी हाँ, कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद किसके पास होगा, ये लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल है और बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कल उनके आवास पर नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शामिल हुए। दिन भर चले मंथन के बाद भी अभी तक राज्य के मुखिया के नाम पर मोहर न लग पाना नेतृत्व की असफलता को दिखाता है। हालांकि आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सीएम पद की रेस में फिलहाल सिद्धारमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जी तोड़ मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा जता रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 135 विधायक विजयी हुए हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की भूमिका काफी अहम रही है। तो कब तक होगी कर्नाटक की तस्वीर साफ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली से ऋषि कुमार और आयशा खान बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि तमाम जो दावेदार हैं इस वक्त दिल्ली में ही डटे हुए हैं। ऋषि, कांग्रेस की तस्वीर, वर्चस्व की अगर लड़ाई की बात करें दो नेताओं की, तो कांग्रेस में ये कहानी कुछ नई नहीं है। हम राजस्थान में देख ही रहे हैं इसका। क्या वो जो राजस्थान में जो सीन हो रहा है, क्या वो दोबारा दोहराने की कोशिश है? कल दिन भर मंथन चला लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस की जो स्थिति है अलग अलग राज्यों में, जहां पर वो सत्ता में है वहां पर भी स्थिति इस तरीके की है कि जो गुटबाजी है वो सबके सामने दिखाई दे रही है। खासतौर से जब आपने राजस्थान का जिक्र किया तो निश्चित तौर से राजस्थान में गुटबाजी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल कर्नाटक में जो गुटबाजी है उसको लेकर कल डीके शिव कुमार ने उस पर कुछ विराम तो लगाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही वो पार्टी से नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी माँ है। तो इन बयानों से तो उन्होंने इन विवादों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तक जब इस मसले पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये विवाद किस बात का है ये भी तो उन्हें बताना चाहिए था। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो फिर अड़चनें कहाँ हैं? और अगर सिद्धारमैया को लेकर आलाकमान कांग्रेस का जो नेतृत्व चाहता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो फिर डीके शिव कुमार जब पार्टी की लाइन को मानने वाले हैं और वो दावा कर रहे हैं, तो फिर ये अड़चन क्यों आ रही है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अब तक ये फैसला नहीं हो पाया है और इसी वजह से दोनों ही नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। कल उन्होंने लगातार एक एक करके अपने जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मुलाकात की। राहुल गांधी भी बैठकों में शामिल हुए और उन्होंने कोशिश की कि इसका समाधान निकल जाए, लेकिन ये जब समाधान कल नहीं निकल पाया तो उससे कुछ कांग्रेस की चिंताएं बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, ऐसे में कांग्रेस को राज्य की जनता को जल्द से जल्द बताना होगा कि उनका मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि तमाम वादे करके कांग्रेस आई है, उन्हें जनता के आश्वासनों को भी पूरा करना है। और ये जो पूरी परिस्थिति है, ऐसे में जो भी देरी है वो कांग्रेस के लिए उचित नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस कोशिश में है और जिस तरीके से अटकलें हैं कि सिद्धारमैया के नाम को लेकर काफ़ी हद तक इसका आकलन कर लिया गया है कि उनको भी मुख्यमंत्री बना लिया जाए, लेकिन क्या ये फैसला आज हो पाएगा ये अभी भी प्रश्न है। लेकिन संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, जो सूत्रों से खबरें मिल रही हैं कि आज काफ़ी उम्मीद है कि ये फैसला हो जाए। चलिए आयशा खानम से बात करते हैं। आयशा, तमाम दावेदार तो दिल्ली में है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जड़ें वहीं से आ रही हैं। अगर बेंगलुरु की बात करें, डीके शिव कुमार तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, आलाकमान की बात को मानेंगे, लेकिन क्या लग रहा है सूत्रों के हवाले से सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं? कौन से ये सूत्र हैं जो उन्हें आगे कर रहे हैं? क्या कुछ आपके सूत्र कह रहे हैं? जी देखिए, जो है यहाँ पर सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस तरह से सिद्धरामैया के घर
कई विधायक उनके समर्थन में पहुंचे और खुलकर सामने आए, और ये साफ हो गया क्योंकि हालांकि सीएलपी में ये था कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच में फैसला कर लिया जाएगा कि विधायक किसकी ओर ज्यादा है, लेकिन अगले दिन ही हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो विधायक है, नए चुने गए विधायक है, वो सिद्धरामैया के घर खड़े होकर वहां से बयानबाजी करते रहे और कुछ विधायक जो है डीके शिव कुमार के साथ खड़े रहे, और विजिबल था, दिख रहा था कि सिद्धरामैया के पास ज्यादा विधायक हैं और डीके शिव कुमार के पास कम है। डीके शिव कुमार के पास लगभग 20 से कम विधायक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब डीके शिव कुमार को ये लगने लगा है कि उनका पल्ला जो है कुछ हद तक कमजोर पड़ रहा है। देखिए, आला कमान को इस बारे में पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था कि जबकि सीएलपी में विधायकों ने एक सीक्रेट बैलेट करके अपना समर्थन बता दिया था, लेकिन दूसरी तरफ डीके शिव कुमार को सिद्धरामैया का नेतृत्व मंजूर नहीं है। अब साफ हो गया है क्योंकि डीके शिव कुमार ने साफ कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कि वो अगर दोनों के बीच में सहमति नहीं बन रही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री का पद संभाल ले। तो ये साफ हो गया है कि उन्हें सिद्धरामैया का नेतृत्व मंजूर नहीं है। तो ऐसे में दोनों के बीच, दोनों को कैसे दोनों के बीच एक राय बनाई जाए, ये कांग्रेस आलाकमान के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और खास बात यह भी है कि जिस तरह से विधायकों ने पहले से ही सिद्धरामैया को अपना समर्थन दिया, देखिए 80 से ज्यादा विधायक जो है सिद्धरामैया के समर्थन में हैं, और डीके शिव कुमार भी 2 दिन पहले उन्होंने भी काफी निराशजनक स्थिति में ये कहा था कि मेरे पास कोई संख्या नहीं है, मेरे पास सारे 135 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि विधायकों की संख्या सिद्धरामैया के पास है, लेकिन फिर भी डीके शिव कुमार राजनीतिक बाजी हारना नहीं चाहते। वो अभी भी लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो हो रही है दिल्ली में, उसके जरिए वो कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ही डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी वो नहीं चाहते कि 4-5 उप मुख्यमंत्री हो और उनमें से वो एक बने। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के कई कंडीशंस हैं। उन्होंने हालांकि ये कहा कि वो पार्टी के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे, पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तोड़ेंगे, लेकिन साफ है कि यहां पर भी वही स्थिति बन रही है जो राजस्थान में हुई, जो मध्य प्रदेश में हुई। जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने हैं, यहां भी ठीक वही तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की जीत का जश्न जो है वो फीका पड़ गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो है इस बात से कुछ हद तक निराश हैं कि उनका जो सेलिब्रेशन है वो शॉर्टकट हो गया इन दोनों नेताओं की लड़ाई के बीच में। तो अब डीके शिव कुमार ये मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी आगे आए, क्योंकि ये बात कांग्रेस में भी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का झुकाव सिद्धरामैया की तरफ है, लेकिन सोनिया गांधी का झुकाव डीके शिव कुमार की तरफ है, क्योंकि डीके शिव कुमार कई बार पार्टी के ट्रबल शूटर के तौर पर सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए। चाहे वो गुजरात के राज्यसभा इलेक्शंस की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तो विधायकों को अपने साथ रखते थे। तो हमेशा से वो एक ट्रबल शूटर के तौर पर सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार अब ये मांग कर रहे हैं कि अब ये पूरा फैसला जो है सोनिया गांधी करें। तो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इन दोनों के बीच में सहमति बनाने में असहाय नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता के साथ कुछ हद तक धोखा किया है, क्योंकि प्रचार के दौरान ये जताती रही कि दोनों नेताओं के बीच में कोई मतभेद नहीं है और दोनों आपस में ये फैसला कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन देखिए, अब 4 दिन हो गए, अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है, और अभी तक अभी तक नाम तय नहीं है, और ना ही जिन गारंटीज की बात राहुल गांधी ने कही थी वो गारंटीज की बात भी कहीं सामने आ रही है। ऋषि, यहाँ पर आयशा कह रही है कि जो तमाम 80% जो विधायक हैं वो सिद्धारमैया के साथ में हैं। ऐसे में अभी तक तो आला कमान को ये फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन जो संकट मोचक है डी कुमार, क्यों वो अपनी संकट को कम नहीं कर पा रहे? क्या ऐसी वजह है कि एक दोनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं? दिन भर बैठकों का मंथन चल रहा है, राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं, सुरजेवाला, अब सोनिया गांधी का भी नाम आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस क्यों एक बार फिर विफल हो रही है अपने दो नेताओं को मनाने में? देखिए, जहाँ तक इस पूरे मसले को अगर देखें तो कांग्रेस इस चुनाव से एक और काफ़ी हद तक उत्साहित हुई है कि उनके पक्ष में एक बड़ा जनादेश आया है और इससे वो खुश है। तो उसकी दूसरी परेशानी ये है कि इसी चुनाव में जो जीत दर्ज हुई है उसमें 2 नेताओं की भूमिका है,
और इस भूमिका को वो किसी भी हद में विवाद में नहीं ले जाना चाहती। वो चाहती है कि हमें आगे के भी चुनाव लड़ने हैं और एक ऐसा संदेश देश में वो देना चाहती है जिसके ज़रिए कि उन्हें ये इस्टेब्लिश कर पाएँ कि कांग्रेस आगे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो यही वजह है कि वो स्थानीय स्तर पर इस बात को तय करना चाहती है और जो भी नाराज़गी है उस नाराज़गी को पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहती है। एक तो उनके पास समय है, दूसरा ये कि जो उनके पास जनादेश है उससे किसी भी तरीके के पार्टी के पास इतना तो तय है कि उनकी सरकार 100% बन ही रही है, तो उसमें कहीं किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यही गठबंधन की ज़रूरत होती, किसी से समर्थन लेने की ज़रूरत होती तो इतना फैसला लेने में देरी नहीं होती। ये देरी सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि क्योंकि जो आलाकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो इस बात को तय करना चाहता है कि किसी भी विवाद को अगर आज वो समाप्त नहीं कर पाए तो आने वाले समय में बाकी के चुनाव में भी उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आगे के चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीज़न है। जी बिल्कुल। आयशा, यहाँ पर 2023 में प्रचंड बहुमत के बाद, इतनी अच्छी रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस का ये हाल है। 2024 की तैयारी भी है। ऐसे में अगर ये विवाद रहता है, शिव कुमार नहीं बनते, सिद्धारमैया जीतते हैं ये बाजी, आगे की तस्वीर भी लगता है कुछ ज्यादा सुखद नहीं होने वाली है कांग्रेस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, बेशक इस बात में कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों के बीच में जो असहमति है और ये जो पूरा मामला जो है, ये पूरी राजनीतिक लड़ाई जो है अब कास्ट इक्वेशन में बदल जाएगी। आने वाले चुनाव में वक्कलिगा समुदाय और कुरुबा समुदाय और बैकवर्ड जाति जो है वो आमने सामने होंगे। तो क्योंकि कर्नाटक में वक्कलिगा समुदाय भी लिंगायत समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, तो ये देख रहे हैं, क्योंकि इस समुदाय से भी जो मठ हैं, मठाधीश हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार एक वरिष्ठ वक्कलिगा नेता माने जाते हैं। लेकिन कुरुबा समाज से भी मठों ने ये बयान दिया था कि डीके शिव कुमार को पहले मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये पूरा जो पूरी राजनीति है जो कांग्रेस दिल्ली में इस वक्त देख रही है, ये पूरी राजनीति जो है अब कास्ट इक्वेशन में बदल जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव पर इस पर जरूर गहरा असर पड़ सकता है। और देखिए, बीजेपी इस चुनाव में हार तो गई, लेकिन बीजेपी अब पूरे जोश के साथ बाउंस बैक करेगी। तो बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि कर्नाटक में जो 28 लोकसभा सीटें हैं, इस वक्त बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ती है तो आगे चलकर कांग्रेस के लिए क्या बचता है, क्योंकि वक्कलिगा और कुरुबा जाति को आमने सामने खड़ा करके अब कांग्रेस कर्नाटक में कहीं ना कहीं एक और मुसीबत मोल ले रही है। और आने वाले दिनों में ओल्ड मैसूर रीजन और जो वक्कलिगा बेल्ट है, इन इलाकों में कांग्रेस को बड़ी मार पड़ सकती है, जहां पर कांग्रेस को इस वक्त जेडीएस के तमाम वोट मिले थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में तो आ गई है, लेकिन भाई सीएम बनाइए तभी तो काम शुरू होंगे, वादे पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा और ऋषि इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं ये जो सस्पेंस है, कौन होगा कर्नाटक का सीएम, ये आखिर कब तक बरकरार रहता है। सूत्री कह रहे हैं कि आज उम्मीद की जा सकती किस तरह का कोई ऐलान हो, तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कौन होगा कर्नाटक का सीएम। लेकिन आइए अब बात करते हैं भारत में जारी G20 बैठकों की। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत मुंबई में चल रही तीसरी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में प्रौद्योगिकी अंतर, ऊर्जा परिवर्तन और भविष्य की ईंधन के लिए किफायती वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इस आयोजन से सदस्य देशों के बीच समझौते और समझ से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
और भुवनेश्वर में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आज आखिरी दिन है। वहीं मंगलवार को विदेशी प्रतिनिधियों ने कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का दौरा किया। मंदिर की भव्यता और इसके समृद्ध इतिहास ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच निर्मित इस सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्मारकों में शामिल है। मंदिर की भव्य वास्तुकला देख विदेशी पर्यटक अवाक रह गए। वहीं बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। विशाल बैरिस्टो इस वक्त भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, यहाँ पर जो तमाम विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं, भारत की बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत का उनको जायजा लेने का, उससे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। क्या कुछ संदेश, क्या कुछ अहम टेकअवेज हैं इस पूरी बैठक के जो यहाँ पर आयोजित की गई भुवनेश्वर में? जी हाँ, सबसे पहले आपको सुप्रभात। और मैं बताना चाहूंगा कि भुवनेश्वर की जो ये बैठक होने वाली थी 14 से लेकर 17 तारीख तक, वो आज मुकम्मल हो गई है। और इसका जो टेक अवे है वो ये है कि एक ब्रॉड कंसेंसस बना है सदस्य देशों के बीच में। और वो एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि भारत सहित बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी विरासत, जिनकी कलाकृतियां और जिनके इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स चोरी कर लिए गए या स्मगलिंग के जरिए दूसरी जगह पर पहुंचा दी गई दूसरे देशों में। और ये कंसर्न भारत का ही नहीं था बल्कि बाकी सदस्य देशों का भी था। तो इस पर एक समझौता हुआ है और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि कैसे जो चुराई गई चीजें हैं, जो स्मगल कर की जा चुकी हेरिटेज है, विरासत है हमारी, उसको कैसे जो जिस कंट्री को वो बिलोंग करता है वहां तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा ये भी बात की गई कि खजुराहो के अंदर हमने पहली मीटिंग करी, अब ये भुवनेश्वर पे हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि विरासत और खास तौर से जो कल्चर है, संस्कृति जो है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी दुनिया को एक करने के लिए। जब हम बात करते हैं वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, या तो वो टेररिज्म हो या वो क्लाइमेट चेंज हो, प्रधानमंत्री कहते रहे कि उसको हम G20 का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हम उसको मिलकर उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। और जब हम एक फैमिली की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं, तो हमारी संस्कृति उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। G20 का जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरे देशों को भारत की संस्कृति को और करीब से जानने का मौका देता है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे G20 की मीटिंग्स हो रही है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे Y20 हो और चाहे टूरिज्म हो। तो ये सारी चीजें मिलकर भारत को विश्व मानचित्र पर लेके जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग अपने अपने देशों में जाके एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया का काम करेंगे, एम्बेसडर्स फॉर इंडिया का काम करेंगे और उनको बताएंगे अपने देशों में कि किस तरह से भारत की कला, संस्कृति और उसकी विरासत इतनी रिच है, ताकि इससे हमारे लोकल आर्टिसंस को भी बढ़ावा मिले, हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और हम सब जानते हैं कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जया, बिल्कुल विशाल, प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी कलाएं हैं, हमारे कलाकार हैं, एक तरह के एक सॉफ्ट पावर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपको लगता है G20 में शामिल तमाम ये लोग थे, किस तरह से एक देश या दो देशों के बीच जो प्रगाढ़ रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, संस्कृति उसमें कितनी अहम रोल अदा करती है, इस लिहाज से भी तमाम जो मुद्दे रहे जिन पर बातचीत हुई वो काफ़ी अहम है। किस तरह से आप मानते हैं कि भारत के लिए भी किस तरह का टेक अवे था इन तमाम लोगों की मेजबानी कर G20 की जो अध्यक्षता सितंबर में जो हो रही है इवेंट, उसकी तैयारी के लिहाज से? जब हम बात कर रहे हैं G20 की, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बहुत अहम जिम्मेदारी भारत को मिली है और भारत का पूरी तरह से फायदा भी उठाना चाहता है और पूरी तरह से उसका उपयोग भी करना चाहता है टू मेक गुड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हमारे पास SCO की प्रेसिडेंसी है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है यही बताते हैं कि भारत जो है, जब हम बात करते हैं कि अगले 25 साल में हम चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बने, तो उसकी आधारशिला क्या है। मैं अभी लौट कर आया हूँ उदयगिरी की गुफाओं से। ये गुफाएं जो है वो 1st सेंचुरी BC की है, यानी कि ईसा से 1 सेंचुरी 100 साल पूर्व, तो 2100 साल पुरानी ये गुफाएं हैं। और आप देख सकते, अगर आप यहाँ आए जया, अपनी स्टोरी में जो कुछ देर में दर्शकों को देखने को मिलेगी, उसमें दिखा
इस तरह से यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट हुआ करता था 2100 साल पहले। और कि वेस्ट जो था वो भौचक्का रह गया कि अरे विमेन एम्पावरमेंट की बात हम अभी कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि इवन चर्चिस के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं का रोल और वेस्ट के अंदर, तो ये सारी देखने को उनको मिल रहा है और वो समझ रही है कि उसे विश्वगुरु बनना है और उसमें विश्वगुरु बनने की काबिलियत है। बिल्कुल। तो भुवनेश्वर में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज संपन्न हुई और इस पे लगातार हम अपनी खास रिपोर्ट्स देख रहे थे अपने संवाददाता के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देश भर से, दुनिया भर से आए खास मेहमानों ने, विश्व के प्रतिनिधियों ने देखे भारत के सांप्रदायिक, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बेहद खूबसूरत नमूने। और आइए बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी की, जिस पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगाने के अपने फैसले का बचाव किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि यह फिल्म गलत तथ्यों पर आधारित है। फिल्म में कई दृश्यों में भड़काऊ बातों को कहा गया है जिनसे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर मूवी की स्क्रीनिंग की इजाजत दी जाती है तो ये राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है। सूबे में हिंसा, नफरत की कोई घटना ना हो, इसके चलते फिल्म को बैन करने का फैसला लिया गया है। ममता सरकार का कहना है कि फिल्म पर बैन फिल्म निर्माता के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं करता है। आर्थिक नुकसान का जो हवाला मूल अधिकारों के हनन के तौर पर नहीं दिया जा सकता। बंगाल सरकार का यह भी कहना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है। हाईकोर्ट राज्य की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखकर सही फैसला लेने में समर्थ है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। विकास साथ ही इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, आज सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है, कितना आपको लगता है मेरिट है उसमें? जो यहाँ पे मूल अधिकारों के हनन की बात यहाँ पे निर्माता ने की थी, कितना सही है वो? देखिए जय, पश्चिम बंगाल सरकार की जो दलीलें हैं वो पिछली बार भी अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखी थी। उस वक्त कोर्ट ने पूछा था कि एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल का जो हवाला देकर के पश्चिम बंगाल सरकार अपने कदम का बचाव कर रही है वो गले उतरती नहीं है बात, क्योंकि पूरे देश में फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कहीं से कोई हिंसा की घटना रिपोर्ट नहीं हुई है, कहीं किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की ऐसी क्या अजीबोगरीब स्थिति हो सकती है जिसको लेकर के बंगाल सरकार ने इसको रोक लगाने का फैसला किया है। तो आज कोर्ट फिर आगे इस पर सुनवाई जारी करेगा। और एक बात और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कही थी कि ये एक आर्ट वर्क है और इसको इस तरह से बैन करने से क्या हासिल होगा राज्य सरकार को ये भी देखना चाहिए। और तमिलनाडु सरकार ने जब पिछली बार सुनवाई में अपना बचाव किया था तो उन्होंने कहा था कि पाबंदी सरकार ने नहीं लगाई है। सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उन्होंने खुद फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया है क्योंकि फिल्म भीड़ नहीं जुटा पा रही थी बॉक्स ऑफिस पर, इसलिए तमिलनाडु में खुद सिनेमाघर मालिकों ने इसको हटा दिया। हालांकि निर्माताओं की दलील इसके विपरीत है। निर्माताओं का कहना है कि सिनेमा हॉल मालिकों को धमकियां मिली हैं, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में दबाव के चलते तमिलनाडु में भी फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई। अब इन दोनों राज्यों की दलीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया कोर्ट ने कहा था कि ये इस तरह के बैन, इस तरह की पाबंदी जिसके पीछे कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो, ये उचित नहीं है। आज कोर्ट उसी रुख पर कायम रहा तो मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कोर्ट आदेश भी दे सकता है कि वो इस बैन को हटाए और फिल्म की स्क्रीनिंग अलाउ करे। और वहीं तमिलनाडु में अगर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर के बात उठेगी तो कोर्ट कहेगा कि बिल्कुल आप इसमें सुरक्षा मुहैया कराइए सिनेमा हॉल्स को जहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग होनी है और इसका प्रदर्शन होना चाहिए। ये कोई दलील नहीं है राज्य सरकार की ओर से कि सुरक्षा के चलते स्क्रीनिंग रोकी जा रही है। इन सारी दलीलों को कोर्ट नहीं मानता। बिल्कुल विकास, यहाँ पर फिल्म के रिलीज से पहले भी तमाम याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन उनको खारिज किया गया और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म को सेंसर बोर्ड से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिल्म अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। कहीं से, जैसा कि आपने कहा, कोई भी हिंसा की कोई खबर नहीं मिली है जिन राज्यों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये एक सकारात्मक पॉइंट हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है मेकर्स के लिए यहाँ पर कोर्ट में। जी बिल्कुल, फिल्म निर्माता इसी बात को कह भी चुके हैं कि ये जो उठाया गया कदम है दोनों राज्यों का, ये उचित नहीं है। किसी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है कि फिल्म के चलते
तनाव की स्थिति पैदा होगी। दूसरी बात यहाँ पर जहाँ आप जो बात कह रही है, काफी याचिकाएं इस पे दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कई याचिकाओं में पाबंदी लगाने की मांग की गई है। उनमें से एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करेगा। इसी मामले के साथ, बैन से जुड़े मामले के साथ, कोर्ट को एक याचिका ये भी देखनी है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। तो इन दोनों ही मसलों पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। हालांकि इससे पहले जितनी भी बार बैन की मांग वाली याचिकाएं आई थी, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था और ये कहा था कि जब सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को, पूरी फिल्म को देखने के बाद, तो कोर्ट के दखल देने का या कोर्ट से पाबंदी लगाने की मांग करना सही नहीं है। बिल्कुल। चलिए विकास, आपसे आगे अपडेट लेंगे। तो केरला स्टोरी पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु, जहां पर फिल्म को बैन किया गया है, क्या वहां पर फिल्म दिखाई जाएगी, बैन हटेगा, क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट का से वो निकल कर आता है, वो आपको अब आगे बताएंगे। आगे बढ़े खबरों में, तो सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बीच एमवुडू नाम की एक स्टार्टअप इसका स्थायी समाधान लेकर आया है। कंपनी का उद्देश्य है कि प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस की वस्तुओं के उपयोग को हम बढ़ावा दें। इस नए दृष्टिकोण के प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद है। देखिए तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ज्यादातर समय हम देख पाते हैं यूज होता है प्लास्टिक्स के मटेरियल से, और प्लास्टिक जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है लकड़ी या उस जैसे धातु से और अलग तरीके से बना हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये ब्रश है, ये लकड़ी का उसका बेस है, यहाँ पे जो इसका ब्रेसल है वो भी अलग तरीके से। शेविंग अगर बात करें, शेव करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया है जिससे कि प्लास्टिक यूज कम से कम, या फिर कहे तो कम से कम हो। तो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सर, आपका नाम? अग्निमित्रा जो है सर, आपकी कंपनी स्टार्टअप क्या है नाम? मेरा कंपनी का नाम है एमवुडू इको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। हम 2019 से वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और अभी तकरीबन 4 साल हो गए, एंड वी आर डूइंग प्रीटी गुड विद द बिजनेस। तो आप बताइए, ये जो प्रोडक्ट्स आप लोग लेके आए हैं यहाँ पे, खासतौर से ये जो कंघी है, कटलरी सेट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, कटलरी सेट्स है, ये खासतौर से यूज होता है प्लास्टिक्स में बहुत ज्यादा। तो क्या रीजन था आपका ये लेके आने में? तो 2019 में जब मैं इंडिया वापस आया, कहाँ से? मैं पहले जर्मनी में रहता था, तो आई वाज डूइंग माय मास्टर्स देयर, एंड आफ्टर फिनिशिंग माय मास्टर्स मैं इंडिया वापस आया 2019 में। 2019 में जब मैं वापस आया तो मेरे को इंडिया में लगा कि प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे को लगा कि मुझे इसके अगेंस्ट में कुछ करना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी उस टाइम पे बहुत ही एक्सपेंसिव एक चीज़ था कि एक ब्रश भी अगर बैम्बू का खरीदने जाए तो लोगों को 100 से 150 रुपया खर्चा करना पड़ता था। तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरे को लगा इसको स्केल करना चाहिए, एंड द मार्केट वॉज टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो मेरे को चाहिए था कि चाइना से इंडिपेंडेंट हो हमारे इंडिया के वेंडर्स, सप्लायर्स, और हम कुछ यहीं पे बनाए, इंडिया में बनाए, और लोगों को यहाँ पे जॉब्स दें। तो तब मैंने बैम्बू के सब प्रोडक्ट स्टार्ट किए। बैम्बू टूथब्रश वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि बैम्बू टूथब्रश हर एक के घर में है, एंड टूथब्रश इज समथिंग विच वी इग्नोर। जब हम सोचते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन, तो हम सोचते हैं कि प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन के बैग्स ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपने जो पहला टूथब्रश यूज किया था लाइफ में, वो आज भी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टूथब्रश इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। तो हमने बैम्बू टूथब्रश बनाए, उसके बाद हमने कोम्स बनाए, क्योंकि कोम्स भी हर घर में यूज होता है, और लकड़ी का बनाया, बैम्बू का बनाया। देन वी गेट इनटू रेजर्स। अभी हमारे पास तकरीबन 80 से ज्यादा एसक्यूज हैं, सारे बैम्बू और वुडन प्रोडक्ट्स के हैं, प्लास्टिक फ्री हैं, और हमारा यही टारगेट है कि हम डॉन टू डस्ट, सुबह से शाम तक जो भी आप प्लास्टिक का यूज करते हैं उसको बैम्बू के किसी प्रोडक्ट से रिप्लेस करना। ये थे अग्निमित्रा, एक तरह से मेक इन इंडिया का नायाब एग्जाम्पल है, किस तरीके से प्लास्टिक फ्री भी करना है और किस तरीके से ये मेक इन इंडिया, चाइना से पूरा प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करके भारत में ही ये सब सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है। मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ऋषिकेश से। तो बिल्कुल आप भी प्लास्टिक का ये ऑल्टरनेटिव जरूर आजमा सकते हैं। और आइए बात करते हैं क्वाड की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते होने वाले क्वाड की बैठक फिलहाल टाली जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में शामिल न हो पाने की वजह से लिया गया है। बाइडेन इस वक्त अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। ऐसे में उन्होंने अगले हफ्ते अपने विदेश दौरे को टाल दिया है। और मेघना हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। मेघना, पहले
एंथोनी अल्बनीज ने कहा था कि अगर अमेरिका शामिल नहीं होता तब भी हम क्वाड की बैठक के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अचानक ये फैसला आया है कि क्वाड की मीटिंग जो है उन्होंने रद्द कर दी है। इसमें दो सवाल अब बनते हैं। सबसे पहले तो क्या इस वक्त अमेरिकी स्थिति है जिस वजह से बाइडेन ने अपना जो विदेशी दौरा रद्द किया है, और हम क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्वाड को लेकर? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, दो जगह का दौरा उनका था। G7 जो हिरोशिमा में है, उसके बाद वहां पापुआ न्यू गिनी जाने वाले थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, सिडनी में जो क्वाड शिखर सम्मेलन होना था। लेकिन जो डेट सीलिंग नेगोशिएशंस वाशिंगटन में चल रहे हैं, उसके कारण ये जो विजिट है इसको पोस्टपोन किया गया है और क्वाड समिट को रद्द किया गया है। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो लीडर्स हैं वो G7 के साइडलाइन से मिलेंगे ही, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हालांकि G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनवाइटेड कंपनीज हैं, इनवाइटेड कंट्रीज हैं जिन्हें इस समिट को अटेंड करने के लिए जापान बुलाया गया है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा जो अनाउंस किया गया था, उसमें कहा गया था कि 22 से 24 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में होंगे क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए, और उसमें ये भी कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और उसके साथ 23 मई को एक डायस्पोरा का बड़ा इवेंट है, और उसके साथ ही सीईओज और बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब ये देखना होगा कि क्या शेड्यूल में क्या चेंजेस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पापुआ न्यू गिनी जाने वाले हैं सिपिक के इवेंट के लिए, और उसके साथ ही उसके बाद उनका जो 22 से 24 तारीख तक का दौरा था वो ऑस्ट्रेलिया का था। अगर हम देखें तो व्हाइट हाउस से भी एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति बाइडेन जो G7 समिट के बाद वापस यूएस आ जाएंगे, और उन्होंने इस बात को प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी को भी इन्फॉर्म किया, और उसके साथ ही जो टीम्स हैं उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म किया कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन का जो ये दौरा है इसे रद्द किया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो अपनी यात्रा रद्द की और उसके बाद यहाँ पे क्वाड सम्मेलन को रद्द किया गया है, ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की है क्वाड की बैठक। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि क्वाड से इधर जो G7 की बैठक होने जा रही है अगले हफ्ते हिरोशिमा में, वहाँ इन जो 4 राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन उस पर भी अभी संशय बरकरार होगा कि किस तरह से बाइडेन उसमें शामिल होते हैं या नहीं। इस पर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड की मीटिंग रद्द हो गई, और क्यों लेना पड़ा फैसला, हमने इस पर आपको एक छोटी सी अपडेट यहाँ पे दी है। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांवों में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है। और दिल्ली में आगामी 10 जून को जय श्री राम नाट्य मंचन किया जाएगा। इस 3 घंटे के दौरान पूरी रामायण का सार देखने को मिलेगा। इस मंचन में बेटा राम तो पिता बने हैं रावण। जी हां, अभिनेता पुनीत इस्सर जहां रावण के किरदार में नजर आएंगे, तो उनके पुत्र सिद्धांत इस्सर भगवान श्री राम का किरदार निभाएंगे। कैसे होगा ये नाट्य मंचन, इस पर खास बातचीत की संवाददाता गिरीश निशाना ने अभिनेता पुनीत इस्सर से। दिल्ली में जय श्री राम नाट्य मंचन होने जा रहा है। किस तरह का होगा ये नाट्य मंचन, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत इस्सर साहब। पूरी रामायण को 24,000 श्लोकों का जो हमारा महान ग्रंथ है, जो पंचम वेद है, किस तरह हमने उसे 3 घंटों में ढाला है, ये बहुत ही एक असंभव कार्य था। ये तो ईश्वर की कृपा से ही हुआ है, ये तो भगवान राम की ही कृपा से हुआ है।
हालांकि सिर्फ रामलीलाएं होती हैं, 10-12 दिन तक चलती हैं, तो आपने क्यों सोचा कि एक दिन में कुछ घंटों में? बिकॉज 3 घंटों में, ताकि लोगों को हम ज्यादा दिखा सकें, ताकि क्या एक दिन आया तो मिस करके कभी कुछ, ये जो है ये रामलीला नहीं है, ये शो। भविष्य में क्या संभावनाएं समझें? इसको लेके ऑल ओवर इंडिया करेंगे जी, ऑल ओवर इंडिया इसको, अभी इसका बीजेपी और हमारे हमको हेल्प करेंगे, वो तो उनका हाथ है। हमारे वीरेंद्र भाई साहब हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और धीरज जी जो है वो कहते हैं भी हमें राम की जो महिमा है वो लोगों तक, देश देश तक, घर घर में पहुंचानी है, हर प्रांत में हम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी शोज करेंगे। अब महाभारत में आपकी पहचान दुर्योधन के रूप में बहुत अच्छी हुई, हर घर में हर बच्चा जानता है आपको, अब आप रावण की भूमिका में होंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है जी, पहले हम द्वापर युग में ले कर गए थे आपको, इस बार हम आपको त्रेता युग में ले जाएंगे। बेटा यहाँ पर आपका भगवान श्री राम की भूमिका में है, आप रावण में, तो कैसे देखते हैं? एक ही घर में आपको दो अलग अलग जो रूप नजर आएंगे, एक धर्म का प्रतीक है और एक अधर्म का। साहब जो बता रहे थे आगामी 10 जून को दिल्ली के त्रिफोर्ट सभागार में जय श्री राम नाट्य मंचन होगा। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज। और भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की ब्रसल्स में कल बैठक हुई। रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस बैठक में टीटीसी, G20, वैश्विक दक्षिण की आवाज, यूक्रेन और हिंद प्रशांत पर विस्तार से चर्चा की गई। इस तरह के संवाद से हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल की रूसी कच्चे तेल के मुद्दे पर भारतीय उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ परिषद को नियमों को देखने की सलाह दी। जयशंकर ने कहा कि रूसी कच्चे तेल को तीसरे देश में काफी हद तक बदल दिया गया है और अब इसे रूसी के रूप में नहीं माना जाता है। My understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी से भारतीय उत्पादों की यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। I'm sure this will give huge opportunities and openings to many businesses in India to provide high quality and innovative R&D products to India. It will also open the doors of the European Union marketplace for Indian goods of high quality at very competitive prices, which will be good for consumers in European Union, which will be good for the economies of the European Union, especially considering that they'll come from a country which is rules-based, transparent and open economy, a democracy aligned to the way of working and thinking of the European Union. वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत EU साझेदारी इंटरनेट से जुड़े जटिल मुद्दों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। Our collaboration and our partnership will certainly cover artificial intelligence, quantum computing, semiconductor design and the whole ecosystem around semiconductors, the microelectronics and the supply chains that today represent a big threat. Address the issue of harmonizing rules, regulations and approach towards the internet today. फ्रांस में 76वां कान फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया है। कान में आज भारतीय पेविलियन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस पेविलियन का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के माध्यम से 76वें कान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी में नजर आए।
भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 विजेता मानुषी चिल्लर भी कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर नजर आई। मानुषी ने कान में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से की खास बातचीत और कहा कि कान में भारत की संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। फ्रांस के कान में इस वक्त हम मौजूद हैं और कान की शाम बहुत खूबसूरत होती है और वो जब कान फिल्म फेस्टिवल एक्सपीरियंस था, आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ही जल्दी एवरीथिंग वाज वेरी क्विक, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। ये कान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए, दुनिया भर के फिल्मी कलाकार यहाँ पर आते हैं और आसान नहीं होता सबके लिए यहाँ पहुँच पाना। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा पल होता है, कितना बड़ा क्षण होता है कान तक आना और रेड कार्पेट पर वॉक करना? मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे आई फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप इस तरह के फिल्म फेस्टिवल में, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपको जब अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो आई थिंक उससे बड़ा वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है। भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जो है उसकी फिल्मों का रिप्रेजेंटेशन और द एलिफेंट विस्पर्स जैसी फिल्मों के फिल्म मेकर्स का यहाँ होना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के समृद्धता को किस तरीके से बताता है? देखिए, पहली बात तो अगर हम एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको अवार्ड मिला है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को दिखाता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। हम सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, हमारा प्रोडक्शन नंबर सबसे ज्यादा है विश्व में, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी भाषाएं समझी जाती है, इतने सारे कल्चर्स का एक अमालगमेशन है। तो हर कल्चर का, हर एक भाषा का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मणिपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे रीजनल सिनेमाज हैं जो शायद ही किसी और देश में से हमारी फिल्में बन रही हैं। हमारे सिनेमा ने इतना बड़ा ट्रांजिशन देखा है, हमारा सिनेमा इतना बड़ा प्रतीक रहा है इंटरनेशनल सिनेमा के लिए। आज भी अगर आप रशिया या ग्रीस कहीं भी जाएं, इंडिया का योगदान देख के और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर। पुत्र और खूबसूरत अदाकारा हमारे बीच मौजूद थी। कान से कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज कान। और आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे कनाडा के अल्बर्टा शहर की, जहां पे जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। आग के कारण हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। आग के कहर से 20,000 लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के साथ सेना के जवान भी जुटे हुए हैं। हालांकि आग 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि धमाका बच्चों के खेल के मैदान के पास हुआ। प्रशासन के अनुसार ये धमाका लिंग आधारित हिंसा के कारण हुआ है। धमाके के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच जारी है। और यूरोपीय संघ के नेताओं का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आइसलैंड में आयोजित किया जा रहा है। बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष को चर्चा में शामिल किया गया है। बैठक में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद हैं। इस शिखर सम्मेलन में नेता ये भी सुनिश्चित करेंगे कि रूस को युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक अमेरिका भी इस कदम का समर्थन करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या कई लोगों में देखी जाती है। यदि रक्तचाप का स्तर काफी लंबे समय तक अधिक रहे तो इसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80, यानी कि एक फिगर 120 है, दूसरी 80 है। यानी कि जब हार्ट नाड़ियों के अंदर जब ब्लड पंप करता है जिस टाइम में, उस टाइम में तो बीपी बड़ा रीडिंग हाई होती है 120, और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता उस समय भी प्रेशर उसमें रहता है, उसको 80 बोलते हैं। तो अगर मान लो ये रीडिंग 120/80 की जगह 160/100 है, तो
ऑब्वियसली दोनों रीडिंग्स ज़्यादा हैं, इसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। जो एक्सेसिव ब्लड प्रेशर है वो सारे ऑर्गन्स को ख़राब करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, किडनीज। तो ये सारे ऑर्गन्स को अगर हम लगातार हाई प्रेशर के साथ बम्बार्ड करते रहेंगे तो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप का सही प्रबंधन करना जरूरी है, जिससे इसकी वजह से होने वाली जटिलताओं से बचाव हो सके। हाई बीपी जो है वो काफ़ी कॉमनली लोगों को ये आइडिया रहता है कि बीपी अगर बढ़ा है तो मुझे मेरा फेस रेड हो जाएगा, मुझे हेडेक होगा, मुझे वॉमिटिंग होगी, आंखों में दिखना कम हो जाएगा। 100 में से 5-7-10% मरीजों को ही इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। मेजॉरिटी यानी कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। हर आदमी के लिए भी ये सिंपलेस्ट तरीका है कि वो अपना ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक कराए और उसको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल टेक होम मैसेज है कि वो अपना सॉल्ट अवॉइड करें। उच्च रक्तचाप होने पर व्यक्ति को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।